प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किया था प्रोकैरियोटिक सेल, उसके जितने भी कंपोनेंट है जो एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, हमने वो प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किया। इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर विथ यूकैरियोटिक सेल्स। जो सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जो सेल्स प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, जो सेल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, फंगाई में पाए जाते हैं, ये सारे जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो इन सब में जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, वो जो सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, हम उनके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm. जैसे कि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स नहीं थे, सब कुछ ना साइटोप्लाज्म में ऐसा बिखरा हुआ था, इसलिए का सूप, राइट। नूडल्स जो होता है, जो सूपी नूडल्स होता है, उसमें कैसा जो नूडल्स है वो आराम से तैरते होते हैं, कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, हम जब यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें हमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि अगर ये सेल है तो अगर इतना सेक्शन न्यूक्लियस का, तो भाई इस सेक्शन में न्यूक्लियस ही होगा, इस सेक्शन में गोल्गी बॉडी है तो इस सेक्शन का गोल्गी बॉडी ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो, दो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ये क्यों होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, क्योंकि ना ये जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगे। रीजन इसका होगा क्या, क्यों कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो हमारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस ना वेल मेम्ब्रेन्ड है, उसके आजू बाजू मेम्ब्रेन है, उसकी वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है। In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure. Locomotory क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, दैट इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। कि नॉट ओनली दैट, यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत एक्सटेंसिव साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां होती है, बोन्स होता है जो हमारे स्केलेटल को एक फॉर्मनेस देता है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी पाए जाएंगे, जैसे कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो हमारे सेल्स को एक यूकैरियोटिक एक एडवांस फीचर देता है, और वो साइटोस्केलेटन में उसके अंदर पाए जाएंगे। जो साइटोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल बोन्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं ताकि उनकी बॉडी के शेप और जो उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो पाए, ठीक है। That genetic material is also organized into chromosome. Not only that, वो इतने एडवांस होते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो भी वेल ऑर्गेनाइज होते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में, ठीक है। क्रोमोसोम की फॉर्म में वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे सारे चैप्टर्स में क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है कि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि plants and animals are different as the former possess the cell wall, plastid and a large central vacuole which are absent in the animal cell. Again an important thing जिसको मैं highlight करना चाहूंगी, क्यों, क्योंकि important है कि हमारे जो प्लांट सेल उसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स के सेल्स हैं उसके अंदर ना एक जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, बहुत बड़ा होता है। मीन्स मोर देन 90% ऑफ द स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है प्लांट के सेल में वो किसकी वजह से होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से होता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल का जो वैक्यूल होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, ये तुन्नू सा, ये क्या होगा, ये हमारा वैक्यूल होगा। तो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि भाई एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ प्लांट्स में होता है। नॉट ओनली दैट, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव द सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। और बोला है कि एनिमल सेल में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। आप यहाँ पे लिख लो, जो आपको आगे जाके और भी अच्छे से क्लियर होगा कि इसका मैकेनिज्म है क्या एक्चुअली में, बट यहाँ पे आपको सिर्फ नाम से फेमिलियर होना है। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि बेसिक चैप्टर है,
सभी चैप्टर को जितने भी आप 11th में आगे पढ़ने वाले हो, 12th में आगे पढ़ने वाले, सबको टच करते हुए जा रहा है। सबका जस्ट आपको एक टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके सब कुछ स्ट्रेंज, सब कुछ न्यू ना लगे। तो जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन, हर टॉपिक का, हर वर्ड का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक चैप्टर में मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प इन सेल्फ हेल्प, लेट मी क्लियर ऑल दिस। वो क्या करता है, हमारे जो सेंट्रियोल है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल्स में, और बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स में वो एब्सेंट ही होता है। तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया किसका, एनिमल सेल्स का। तो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प, ओके, हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये ना हमारे पास स्ट्रक्चर है, चलिए इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा सेल के बारे में बता रहा है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो हमारा शो कर रहा है प्लांट सेल्स को, एंड जो बी पार्ट है वो शो कर रहा है एनिमल सेल्स को। आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में, पर नेमिंग देख लीजिए क्या क्या है, क्या क्या ऑर्गेनेल से फेमिलियर हो जाता है थोड़ा, ठीक है। सबसे पहला होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में कॉमन होता है। लाइसोजाइम जो बेसिकली सुसाइड बैग होता है, जिसके अंदर कुछ आपको दिखेगा नहीं, सब वेस्ट मटेरियल बेसिकली वो अपने अंदर एज इंक्लूजन की फॉर्म्स में रखा रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा जो बेसिकली सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस में सिर्फ आपको नाम से फैमिलियर होना बस। न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, मिडल लेमेला एंड सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सोसोम, सबका स्ट्रक्चर, सबके क्या क्या फंक्शन है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल है तो ये इंडिकेट करता है कि क्या ये प्लांट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हो कि यहाँ का वैक्यूल देखो कितना ज्यादा लोकेटेड है, दिस इज व्हाट, दिस इज वैक्यूल, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि पूरे सेल में मोर देन 90% किसने लिया है, मोर देन 90% किसने लिया हुआ है, हमारे वैक्यूल ने लिया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने यहाँ पे देखा सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे देखोगे गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस, दिस इज माइक्रोविलाई, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे वैक्यूल नहीं दिखेगा आपको, मोस्टली वैक्यूल नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us now look at the individual cell organelle to understand their structure and function। मैंने जैसे बोला था कि अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में स्टडी किया था, कैसे स्टडी हुआ था, कैसे डिस्कवर हुआ था सेल मेम्ब्रेन, सभी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी ये आ रहा है। देखा जाए तो पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखना ही होगा। The detailed structure of a membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s। Again an important चीज ये आपको याद होना चाहिए कि भाई हमने जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ना स्टार्ट किया था वो पॉसिबल कब हो पाया था, ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कब हुआ था, 1950s में हुआ था। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। अभी क्वेश्चन आता है कि हमने आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों दिया, आरबीसी को ही क्यों चूज किया कि भाई हम तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। देखा जाए तो यूकैरियोट्स में जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं तो सिमिलर है, और हमें पता है कि आरबीसी मैच्योर होने के बाद अपने सारे ऑर्गेनल्स को लूज कर देता है, उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का भी डिवॉइड हो जाता है, उसके अंदर कुछ बहुत सारी जो ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ज्यादातर मटेरियल क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। एंड इसी की वजह से, ज्यादा ऑर्गेनल्स ना होने की वजह से
हमें क्या होता है, हमें ना सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट पढ़ने के लिए बहुत ईज होता है। एंड दैट इज वाई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसको चूज किया, आरबीसी को चूज किया फॉर द स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑर्गेनल्स नहीं थे, स्टडी करने के लिए अच्छा था, हर चीज़ एक क्लैरिफिकेशन मिल रही थी। और हमें ये पता है कि यूकैरियोटिक के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिमिलर है, जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंपोनेंट है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर भी कंपोनेंट है, बट इसके अंदर जो ये स्पेस खाली है इसकी वजह से हमारी स्टडी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई। ठीक है, दीज स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ये जो स्टडी किया गया आरबीसी उसने क्या क्या शो किया जो आपको याद रखना है इसका कंक्लूजन, क्या शो किया कि लिपिड जो अरेंज है बाई लेयर के फॉर्म में, यानी कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अगर मैंने जूम किया तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि बाई लेयर है, किसका, लिपिड का बाई लेयर, दिस इज लिपिड, लिपिड का हमारे पास क्या है, बाई लेयर है। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद अ पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड, यानी कि इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है कि जो हमारा लिपिड है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसके पास हेड है और टेल है। ठीक है, ये हेड भी है, टेल है। यहाँ पे इस सेंटेंस में इसने इतने वर्ड में स्पेसिफाई किया है कि हेड और टेल का अरेंजमेंट कौन सा है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, जिसको पसंद नहीं है, जब टेल को ना पानी पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो आउटर स्पेस में जो है वो जो लिक्विडिटी है उससे वो एक्सपोज हो पाए, एंड इसी की वजह से इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, दिस इज ए लिपिड बाइलेयर। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो नॉन लविंग होता है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब किसी से डर लगना। तो टेल है वो जो होता है ना वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि पानी से डरता है, इसकी वजह से उनका अरेंजमेंट जो लिपिड बाइलेयर है उनका अरेंजमेंट मैं आपको बताऊँ तो कुछ इस प्रकार दिखता है, दिस इज द वे, ऐसे बाइलेयर के फॉर्म में, ऐसे बाइलेयर के फॉर्म में वो अरेंज है। कि हमारे पास ये भी याद रखना ठीक है कि हाइड्रोफोबिक टेल, जो टेल है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहीं ना कहीं इनर साइड पे है, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो आउटर साइड से एक्सपोज्ड है। दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी याद रखना, वो कभी कभार असर्शन रीजनिंग में आपको सैचुरेटेड की जगह पे अनसैचुरेटेड दे देंगे और आपका नेगेटिव लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि वो कौन सा कार्बन था जो हाइड्रोफोबिक टेल में था, अनसैचुरेटेड था। इट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, से भी याद रखना कि किसका फॉर्म होता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स का। ज्यादा आपको इसके अंदर डिटेल जानने की जरूरत नहीं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता कैसे, जो एनसीईआरटी में है ऑन टू द पॉइंट आपको सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ड बोला है मैंने, इस पैराग्राफ में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहले कि 1950s, कि भाई वो कभी हुआ, हमारा स्टडी कभी ये पॉसिबल हो पाया 1950s में, दिस इज द वर्ड 1950। दूसरा क्या याद रखना है कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे किया गया, उसका रीजन आपको समझ में आया क्योंकि ऑर्गेनल्स कम होते हैं और स्टडीज करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसराइड्स। ये 3 चीज ये पूरे इसमें अंडरलाइन करो, मैं आपको कुछ नहीं, इस पैराग्राफ में कुछ भी लिखोगे नहीं, सिर्फ जो मैंने किया वो हाईलाइट करोगे, ताकि आप जो 24 to 25 टाइम आप जो रिवाइज करोगे आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट ही रिवाइज करना है, क्योंकि हर चीज तो सब आपको इतना तो क्लियर ही हो गया कि इसमें जो रामायण लिखी हुई है आपको वो तो समझ में आ गया, राइट। ओके, आगे चलते हैं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और भी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन के तो हमें पता चला कि नॉट ओनली द लिपिड बट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। द रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट इज नथिंग बट आरबीसी, क्योंकि हम स्टडी भी आरबीसी पे कर रहे हैं। इरेथ्रोसाइट का एक साइंटिफिक नेम आरबीसी, मतलब आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरेथ्रोसाइट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाई हजारों बार क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे,
कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट कितना है हमारे आरबीसी के अंदर, याद रखना किसके अंदर, और यहाँ पे एक वर्ड भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि वेरी करता है, कि जो रेशियो होता है लिपिड वर्सेस प्रोटीन का वेरी करता है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज कांस्टेंट इन ह्यूमन बीइंग, नहीं, वो सेल टू सेल डिफर करता है। ठीक है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं आरबीसी के अंदर तो हम उसका बता सकते हैं कितना है, 52% प्रोटीन है और 40% क्या है, 40% क्या है हमारे पास लिपिड। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो क्या है, वो किसी कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी मैंने भी यही सोचा कि भाई इतना तो, जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसका क्या, जो रिमेनिंग परसेंटेज है या तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, अब पूछ लेंगे किस बेसिस पे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल, इसका बेसिस पूछ लेंगे आपको एमसीक्यू में। तो आपको याद रखना होगा कि किसके ऊपर होगा, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर। हमने जो सेल प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कौन से इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, peripheral protein lie on the surface of the membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है कि इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल होगा जो इंटरनली सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा। पेरिफेरल क्या होगा, पेरिफेरल वो होगा, पेरीफेरी में बोलते हैं ना, साइड में, बाजू में, ऊपर से जो प्रेजेंट होता है उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमें इसमें से क्या याद रखना है कि 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, किसके अंदर, ह्यूमन आरबीसी के अंदर। क्या ये कांस्टेंट है या वेरी करती है, ये वेरी करती है सेल टू सेल। हम स्टडी किस पे कर रहे हैं, आरबीसी के ऊपर। दैट इज वाई हमने कंटेंट प्रोटीन वर्सेस लिपिड का कंटेंट जो देखा है वो किसके लिए देखा है, आरबीसी के लिए देखा है। डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आप कितने इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रोटीन को फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, उसके बेसिस पे हमने जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज इंटीग्रल, नंबर 2 इज पेरिफेरल। नाम ही सजेस्ट कर रहा है पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे प्रेजेंट हो, और इंटीग्रल प्रोटीन जो या तो पार्शियली या तो टोटली बरीड हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो आई थिंक सो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन तो आएंगे, भर के क्वेश्चन आते हैं इस पे। कोई भी एक चीज गायब कर देगा, आपको ये एरो दे देगा और आपको बताएगा कि भैया बताइए है क्या। सो आपको जो पेड़ से जो दिख रहा है इसको हम शुगर नाम देंगे। ये जो लंबे लंबे से धागे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटीन नाम देंगे। ये जो बरीड लिपिड बाइलेयर आपको दिख रही है, कैसे टेल ऐसे अंदर है, हेड साइड बाहर है, मैंने जैसे बताया था ये हाइड्रोफोबिक है, ये हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ये लिपिड बाइलेयर को दिखा रहा है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे मैं बताई जो रिमेनिंग था वो कोलेस्ट्रॉल था, ये कोलेस्ट्रॉल आपको बताया हुआ, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। आप देखो कैसे एम्बेडेड है पूरा, ये पूरा पार्शियली नहीं, ये कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन है, इसका नाम क्या दे दिया, इंटीग्रल प्रोटीन। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। ये सब आपको याद करना है बैठ के, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पॉइंटेड है तो इसका नाम क्या है, अगर ये पॉइंटेड है तो इसका नाम क्या। अगर ये पॉइंटेड आपको पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल ही है, ये लिपिड बाइलेयर नहीं है। अगर वो यहाँ पे बता रहा है आपको पता होना चाहिए कि भले इसका एरो थोड़ा ऐसा नीचे ऊपर हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन क्या है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ओके। इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ाइक ने, एंड दैट इज उनके बेसिस पे हमें नाम क्या पड़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Sanger and Nicholson। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये दोनों साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, सिंगर एंड निकोलसन। इन 1972 भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ क्या क्या चीज याद ही होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। किस ईयर में, 1972 में, और उसको नाम क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड मतलब, क्वासी मतलब झूठा, जैसे कि सूडो मतलब झूठा होता है। सिमिलरली क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड जो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लिपिड बाइलेयर। मैं बता रही हूँ मेरा हमेशा असर्शन रीजन इस चैप्टर से आता था, इसी क्वेश्चन के ऊपर।
और मैं हमेशा रॉन्ग करती थी। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये लेटरल है, वो कभी कभार आपको पेरिफेरल, ये लेटरल की जगह पे ना हमेशा वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हो। तो याद रखना कि ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, वो अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ही, अपसाइड मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट, बहुत अलग अलग मूवमेंट के नाम देंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको पता होना चाहिए कि दिस इज जस्ट अ लेटरल मूवमेंट, ठीक है। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Fluidity क्या होती है कि एक ability होती है प्रोटीन की, एक ability नेचर होती है प्रोटीन की मूव करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, that is nothing but a fluidity, ठीक है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of the functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। हमने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल होना, एक फ्लूइडिटी देना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तो सेल ग्रोथ के लिए। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत स्टिफ हो गया तो सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी। अगर वो ऐसा स्टिफ हो गया तो सेल की ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ होती तो बस्ट हो जाएगा। तो हमें कोई तो चीज चाहिए, अगर सेल ग्रो हो रही है तो उसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ग्रो होगा, तभी तो उसका सेल कंटेंट बढ़ेगा। एंड दैट इज वाई हमें इसी की वजह से हमारा सेल मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो क्या चाहिए, हमें वो एक फ्लेक्सिबल और फ्लूइडिटी के नेचर में चाहिए। ग्रोथ ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, आपको ये पता है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। सेल कम्युनिकेशन होने के लिए हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, कनेक्शंस बिल्डअप कर सके। सिक्रीशन करने के लिए हमें पता है कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल है, हमें किसी चीज को आउटसाइड सिक्रीट करना है तो यहाँ से सिक्रीट होगा। सबसे पहले मेन द्वार तो यही है, तो यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले इसको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा ना। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मतलब खा लेना। तो सेल्स खाना भी खाता है, तो सेल्स खाना भी खाने के लिए उसको बाहर के जो पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स है, ये हमारा सेल है, इसको अंदर लेने के लिए ये भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इसे, ताकि वो पूरा गल्प कर सके और उसके जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आ सके। तो एंडोसाइटोसिस करने के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल ग्रोथ हो रहा है, अगेन हमें सेल की ग्रोथ चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगा, ताकि वो जो कॉन्टेंट रेशियो है इक्वली डिवाइड हो पाए, ठीक है। One of the most important function of plasma membrane is the transport molecule across it. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना मॉलिक्यूल का इन द टर्म्स ऑफ खाना, पानी, जो भी उनको इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये भी याद रखना कि जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, बहुत कुछ मॉलिक्यूल को ही सिलेक्टिवली अपने अंदर आने की परमिशन देता है। टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called as passive transport। अभी हमने क्या किया है कि ये मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फ्लेक्सिबल होगा, बाहर का पार्टिकल अंदर जाता है कि अंदर का जो गंदा सिक्रीशन होता है वो बाहर आता है। तो किस वे में, क्या उसको एनर्जी लगती है, क्या वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, इसकी बेसिस पे हमने जो मूवमेंट है उसको नाम क्या दे दिया है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इसके बेसिस पे हमने सबको, इसके हमें आदत है सबको एक नाम देने की, ताकि हमें जब हम फर्दर स्टडी करें तो हमें ईज हो पाए पहचानने के लिए कि ओ ये लोअर टू हायर जा रहा है, ये या हायर टू लोअर जा रहा है, इसका एक स्पेसिफिक उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy। यहाँ पे वर्ड आया without any requirement of energy। अगर ये वर्ड आपको कहाँ पे भी दिख गया मॉलिक्यूल के अंदर, या तो वो लोअर टू हायर जा रहा है या हायर टू लोअर जा रहा है, उसका हम क्या नाम देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम देंगे। Neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, यानी कि from higher concentration to a lower concentration। यहाँ पे अगेन एक वर्ड आया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, न्यूट्रल सल्यूट का मूवमेंट होता है एक हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऑस्मोसिस में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, सिर्फ मूव करता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ओहो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये वर्ड क्या बोल रहा है, देखो ये वर्ड बोलने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वो बोल रहा है कि हमें पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है,
हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये लिपिड की बाइलेयर है। हमें पता है कि ये नॉन पोलर है, इसका ज़्यादा वाला पार्ट क्या है, नॉन पोलर है, तो हमने बोल दिया कि सेल मेम्ब्रेन है, क्या होता है, नॉन पोलर है। लेकिन ज़रूरी नहीं जो खाना अंदर आ रहा है वो भी नॉन पोलर, वो भी पोलर हो सकता है। सो इस पोलर ऑब्जेक्ट को, इस पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर से पास करना कितना डिफिकल्ट है आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। तो क्यों ना हम यहाँ पे क्या कर दे, हम यहाँ पे एक ऐसा प्रोटीन, एक टनल बना दे जो इस पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर के कांटेक्ट में ही ना आने दे। तो इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अ फ्यू आयन और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कभी कभार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने को क्या बोलते हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ऐसे एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को जिसके अंदर एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, जो आप नर्व्स के अंदर पढ़ोगे कि कैसे हमारे कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो कि हमने भाई लिपिड के बारे में पढ़ा कि लिपिड जो नॉन पोलर लेयर होता है और उसके मूवमेंट के अंदर, जैसे उसको खाना चाहिए, इसको पानी चाहिए फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, तो उसको इनटेक करने के लिए डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला मेथड है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बेसिकली सिंपल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ऑस्मोसिस भी कुछ इसी प्रकार है। ऑस्मोसिस की हम जब बात करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूट की बेसिकली बात करेंगे। वो बेसिकली क्या करता है, ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चाहिए, इसमें भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे कम्प्लीटली अपोजिट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है, जिसको एटीपी की सख्त से सख्त जरूरत होती है। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सेल वॉल। जैसे कि हमने समझा कि प्लांट के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा एंड देन सेल वॉल देखने को मिलेगा। ये फ्लेक्सिबल होता है, सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। हमने इसके अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सब प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें कंप्लीट कर दिया। अब इस पे आते हैं सेल वॉल के अंदर, जो एनिमल्स में एब्सेंट होता है, बेसिकली प्लांट्स में ही पाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड मॉलिक्यूल, रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। आउटर कवरिंग फॉर अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई, और प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के साथ साथ फंगाई के अंदर भी पाया जाता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। अगेन इसमें आपको याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का। सबसे पहले ये शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को। ये सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल डैमेज एंड फंक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ये इंटरेक्शन प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस में भी हेल्प करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हमें हेल्प करवाता है। लेकिन नॉट ओनली दैट, ये हमें अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल जो हमें बाहर वाले इन्वायरमेंट से नहीं चाहिए, बाहर वाले इन्वायरमेंट बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, वो अंदर ना आ सके, उसके लिए भी एक बैरियर की तरह कौन खड़ा है, हमारा सेल वॉल खड़ा है। एल्गे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, galactans, mannans and mineral like calcium carbonate, while in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectin, protein. One of the most important thing आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एल्गी के सेल वॉल है वो किस चीज से बनी है, कॉम्पोजिशन याद होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। आपको भले ही अभी आपका नाम याद हो ना हो, भले ही आपका क्या पढ़ रहे हो याद हो ना हो, ये पक्का याद होना चाहिए कि जो एल्गी का सेल वॉल है वो तो या तो सेल्यूलोज, गैलेक्टिन एंड मैनन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जो प्लांट का सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज, वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से। ऑप्शन में ना आपको क्वेश्चंस देंगे कि प्लांट किस चीज से नहीं बना हुआ है, ये तीनों चारों ऑप्शन होगा। और बच्चे ना मोस्टली ना प्रोटीन टिक करके आते, क्योंकि वो ना इस पे ध्यान ही नहीं देते कि भाई कि जो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल दिया उसमें प्रोटीन मेंशन किया हुआ है, और लोग यहाँ प्रोटीन टिक मार्क करके आ जाते हैं और उनका नेगेटिव -1 चला जाता है।
बट याद रखना यहाँ पे क्या क्या वर्ड है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होता है यहाँ पे, भले ही एल्गे के सेल वॉल में प्रोटीन्स ना हो, लेकिन प्लांट के सेल वॉल में प्रोटीन ना यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। नॉट ओनली दैट, हमने यहाँ पे सेल वॉल को रिजिड तो बोल दिया, लेकिन सेल वॉल की भी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ना, वो बेसिकली ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है, which gradually diminishes as the cell mature, and the secondary wall forms on the inner, means toward the membrane side of the cell। कि मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, जो इनिशियल फॉर्म होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, जो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है। फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होता है कि उसके इनर के साइड में ना एक सेकेंडरी, एक हार्ड सी सेल वॉल बन जाती है, जो कैपेबल नहीं होता है ग्रोथ के लिए। और ये आपको समझना, और इस सेल वॉल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और ये भी याद रखना, वो प्राइमरी सेल की इनर बनता है, ना कि आउटर बनता है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चंस आया हुआ है। आप चलते हैं मिडल लैमेला के ऊपर। मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म, कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो मिडल लैमेला किसका बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है, विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये दो सेल है, ये सेल वॉल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों को चिपकाने का काम एज अ ग्लू स्टिक कौन करता है, मिडल लैमेला। तो आपको याद रखना है, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होगा, ग्लू स्टिक, लेकिन हमारे बायोलॉजी के टर्म में होगा मिडल लैमेला, जो किसका बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है, ठीक है। The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connects the cytoplasm of the neighboring cell। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल ना कभी कभार प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन में बिल्ड हो जाता है, ये दो को कनेक्ट करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसा इन दोनों का फ्यूज हो जाती है, ताकि उनको क्या कर सके, सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सके। ये तो भाई जरा फ्लेक्सिबल इजीली हो जाएगा, लेकिन ये सेल वॉल इवन दो ये हार्ड होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन को बिल्डअप कर पाता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, मिडल लैमेला किस चीज से बना हुआ होता है, वो कैसे ग्लू अप करता है, वो कैसे मिडल लैमेला और कभी कभार जो साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स इसको कनेक्ट हो पाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कैसे बनता है। आई होप ये सभी चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। जैसे कि आपको नाम बता रहा है, एक सिस्टम की बात करिए। सिस्टम में कोई एक ऑर्गन तो होता नहीं, एक ऑर्गेनल नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बारे में समझेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। While each of the membranous organ is distinct in terms of its structure and function, many of these together considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे ना डिफरेंट ऑर्गेनल्स है और उनके डिफरेंट अपने अपने स्पेसिफाइड, कहीं ना कहीं अपने अपने स्पेसिफाइड फंक्शन है। बट एक ऐसा सिस्टम भी हमें सेल के अंदर पाया जाता है जिसका अपना खुद का तो है कि खुद का जो काम करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जब वो साथ में मिलते हैं तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जो एक डिफरेंट काम करता है। वो कौन से देखते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो किसको इंक्लूड करता है, सबसे पहले इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अगेन हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर 1, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें कौन से ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बेसिकली यही आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आपको पता होगा कौन से इंक्लूडेड है तो आपको इजिली पता चल जाएगा कौन से इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड लाइसोसोम्स, फोर्थ इज वैक्यूल। ये 4 डिफरेंट ऑर्गेनल्स है जो साथ में मिलके कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और वो एक फंक्शन करते हैं। क्या फंक्शन करते हैं हम देखते हैं। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as the part of endomembrane system। यानी कि आपको समझ में आ गया कौन से नहीं इंक्लूडेड है और कौन से इंक्लूडेड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, कौन से इंक्लूडेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम्स एंड वैक्यूल। ये 4 ऑर्गेनल्स है जो कोऑर्डिनेटेड है। और कौन से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसम, क्योंकि इनके जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है,
ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हर एक ऑर्गेनल्स के अपना खुद का एक सेल्फ डिपेंडेंट प्रोसेस है जो खुद करता है, लेकिन अगर वो कुछ ऑर्गेनल के साथ मिल गया तो उसका काम कुछ और हो जाता है, और वो जो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स है उसको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का नाम दे देते हैं। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में उसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम एंड वैक्यूल्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम एक इजी फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कि वो होता क्या है। जैसे आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर एक, मैं इसको स्मॉल करती हूँ थोड़ा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि दिस इज नथिंग बट अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। Oh, why? What this is happening? तो आपको देख रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियस है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ऐसा स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम पढ़ते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी tubular structure. This is nothing but a tiny but a tubular structure, ठीक है, scattered in the cytoplasm that is called as endoplasmic reticulum. Hence, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal cytoplasm compartments. जैसे कि ये tubular form है, तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, ओके, सो लेट मी चेंज दिस एंड लेट मी शो यू कि ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हमने नाम क्या दिया है, ल्यूमिनल, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा जो ये स्पेस आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म में, इसको हमने क्या दिया नाम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जिसको साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट भी बोला जाता है। मतलब ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ने क्या किया है, एक सेल के अंदर जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ऐसे कनेक्टेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सो इन्होंने क्या कर दिया, वो डिवाइड कर दिया है एक साइटोप्लाज्म को दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। हेंस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। जैसे यहाँ पे आपको शो भी हुआ है कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ना राइबोसोम अटैच्ड है, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके अंदर राइबोसोम अटैच्ड है क्या बोलते हैं हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म RER है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, जैसे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या दिया हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। Rough endoplasmic reticulum is often observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. Of course, कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर जो राइबोसोम अटैच्ड है, वो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन से रिलेटेड है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें आपको देखेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid. On the other hand, ये आपको smooth endoplasmic reticulum जो दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है। क्या होती है, लिपिड की सिंथेसिस होती है। In animal cells, lipid-like steroidal hormone are synthesized by smooth endoplasmic reticulum. एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि लिपिड-like स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको इस पूरे पैराग्राफ से क्या पता चला, नंबर 1 कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम करता है। जो इनसाइड होगा ल्यूमिनल होगा, जो बाहर होगा वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, वो बेसिकली लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ऑन दी अदर हैंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है, और राइबोसोम अटैच होता है तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक भी क्लियर हो गया होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
हम चलते हैं गोल्गी अपैरेटस के ऊपर। कैमिलियो गोल्गी, अगेन एन इम्पॉर्टेंट चीज, ये याद रखना होगा। 1898, ये भी याद रखना होगा। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, यानी कि उन्होंने कुछ ना डेंसली स्टेन्ड चीज देखी किधर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के ऐसे आजू बाजू उन्होंने एक डेंसली स्ट्रक्चर देखा। These were later named Golgi bodies after him. उनका नाम गोल्गी था, उन्होंने नाम में उनको गोल्गी बॉडीज रख दिया। They consist of flat disc-like shaped sacs और cisternae of कितना 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter। Again important याद रखना होगा, माइक्रोमीटर याद रखना, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर है, वो किस वे में डायामीटर है, तो रेडियस क्या होगा, इसका भी हाइफ हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस है, घुमा देते हैं लेकिन इजी होता है, ठीक है। These are stacked parallel to each other, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर पैरेलली वो क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, रखे हुए होते हैं, ठीक है। Varying number of cisternae are present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus, distant convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. अगेन जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कॉन्केव, सिस एंड ट्रांस क्या बोलना है। जैसे कि ये बेसिकली क्या है, हमारा गोल्गी अपैरेटस है। आपको ये पता होगा कि ये कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द क्या करता है, ये स्टैक लाइक चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दिस इज व्हाट गोल्गी अपैरेटस। ये बोल क्या रहा है, गोल्गी कहीं ना कहीं कंसेंट्रिकली प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस, तो कंसेंट्रिकली का समझ में आ गया मतलब कि, मतलब वो कहीं ना कहीं ये सेंटर न्यूक्लियस है, उसके आजू में एक सेंटर, एक रेडियस के फॉर्मेशन में वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो गोल्गी बॉडी है वो कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स सिस, आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉन्केव, दिस इज कॉन्केव, कॉन्केव इन नेचर, और कॉन्वेक्स ऐसे किसी फॉर्म में, दिस इज द कॉन्वेक्स, जो न्यूक्लियस के बाजू में प्रेजेंट होता है ऐसे फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। इसको फॉर्मिंग फेज के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि सिस इज नथिंग बट अ फॉर्मिंग फेज, और कॉन्केव को हम ट्रांस फेज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर फेज बोलते हैं। जो थोड़ा सा दूर होता है न्यूक्लियस से उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव या ट्रांस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। The cis and the trans phase of the organelle are entirely different. Most important word यहाँ पे यूज किया है कि जो cis and trans phase है ना, वो entirely different है, बट दोनों भी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सिस फॉर्म या फॉर्मिंग फेज, ट्रांसफॉर्म या बेसिकली या मैच्योरिंग फेज, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। The Golgi apparatus principally performs the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target और secreted outside the cell। यहाँ पे भी इसका फंक्शन बताया हुआ है कि गोल्गी अपैरेटस क्या करता है। तो गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है, पैकेजिंग का काम है, वो पैकेज करता है। ये क्या करता है, पैकिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज को गिफ्ट देना है तो यू रैप इट, राइट। सिमिलरली यहाँ पे किसी चीज को खाना डिलीवर करना होता है, या तो घर के अंदर ही, या उसको किसी चीज को बाहर फेंकना होता है, तो बहुत ही अच्छे से पैक विक करके भेजता है। तो वो पैकिंग का काम हमारा किसका होता है, गोल्गी अपैरेटस का होता है। Material to be packaged in the form of vesicles form the endoplasmic fuses with cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase। तो इसका हमें अगेन जरूरत क्यों पड़ी नाम देने के लिए, सिस फेज, ट्रांस फेज, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से न्यूक्लियस है, खाना बन के निकला, गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके आजू बाजू, तो जहां से अंदर जाता है उसको सिस फेज बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सिस फेज बोलेंगे या फॉर्मिंग फेज बोलेंगे। जहां से पैकेज होके निकलता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस फेज बोलेंगे या मैच्योरिंग फेज का नाम देंगे। This explains why the Golgi apparatus remain in the close association with the endoplasmic reticulum। Again, इसका ही रीजन है कि वो न्यूक्लियस और गोल्गी, आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो दिस इज द रीजन कि वाई गोल्गी अपैरेटस हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता है। The number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from the trans phase। तो वो बोल रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, कुछ को स्मूथ लिपिड्स भी फॉर्म होते हैं, तो ये फॉर्म एक्चुअली जो टारगेटेड पे पहुंचने से पहले मॉडिफाई होते हैं किसमें, गोल्गी अपैरेटस के अंदर, विद द हेल्प ऑफ सिस एंड ट्रांस फेज, ठीक है, ओके।
Golgi apparatus is an important site of the formation of glycoprotein and glycolipid. अगर आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा कि गोल्गी apparatus का क्या है, इंपॉर्टेंट साइट किसका है, वो फॉर्मेशन किसका ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड का. तो मैंने कैसे याद किया था, गोल्गी दिस इज ऑल्सो अ ग्लाइको एंड ग्लाइको प्रोटीन और लिपिड्स. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपैरेटस का फॉर्म क्या है, उसका काम क्या है, उसका इंपॉर्टेंट साइट कौन सा है जो हमारा गोल्गी अपैरेटस शो करता है. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, लाइसोजाइम्स. दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी अपैरेटस. जो पैकेट्स के फॉर्म में गोल्गी अपैरेटस से निकलता है उसको हम लाइसोसोम का नाम देते हैं. मतलब हर एक चीज का नाम से स्पेसिफाई किया है कि अगर हम लोग को फ्यूचर में उस चीज की स्टडी करनी है तो हमने उस चीज की स्टडी की है, वी कैन स्पेसिफाई इट कि वो उसका नाम लाइसोजाइम है, जिसका नाम लाइसोसोम्स है. जो भी है हमने सबको एक नाम दे दिया. तो जो भी पैकेट के फॉर्म में जो भी मॉडिफाई होकर निकलता है गोल्गी अपैरेटस से उसका नाम क्या देते हैं, लाइसोसोम्स. द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes. What are hydrolytic enzyme? ये वर्ड को तोड़ते हैं. हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स तोड़ना. ऐसे एंजाइम जो वाटर की प्रेजेंस से किसी भी फूड इंग्रेडिएंट को तोड़ने का काम करते, दैट इज नथिंग बट अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, हाइड्रोलेसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस. ऑप्टिमली एक्टिवेट द एसिडिक पीएच. क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में वो बेसिक पीएच कर देंगे और आपका नेगेटिव लेके चले जाएंगे. तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइसोसोम्स है, उसके अंदर पीएच कौन सा होता है, एसिडिक पीएच होता है. कौन सा होता है, एसिडिक पीएच. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid. जैसे कि आपको पता चल गया, एजेस का मतलब तोड़ना होता है, तो वो लिपिड्स को तोड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट को. मतलब दिस इज द पैकेट ऑफ एन एंजाइम. सो लाइसोजाइम जो गोल्गी अपैरेटस से निकल के आता है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब यानी कि गुच्छा होता है एंजाइम्स का जो कहीं ना कहीं फूड्स को ब्रेक करने का काम करता है. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको लाइसोसोम्स के बारे में जो एसिडिक पीएच पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में. द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बॉन्ड है. इट कंटेन वाटर सैप. ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमें पता होना चाहिए कि लाइसोजाइम क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. सिमिलरली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारा वैक्यूल है उसके अंदर क्या क्या होता है. तो उसके अंदर क्या क्या होता है देखा जाए तो उसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और कुछ मटेरियल जो नॉट यूजफुल फॉर सेल है. ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. ये जो वैक्यूल है इसका जो मेम्ब्रेन है उसका हमने क्या नाम दिया, टोनोप्लास्ट. In the plant cell, the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है जो मेन पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखता है. In plant, the tonoplast facilitate the transport of the number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole. ये इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसमें बहुत सारी जो ऐसी चीजें यूजफुल, जो ऐसी चीजें पाई जाती है जो नॉट यूजफुल टू सेल होती है. तो ऑफकोर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, तो ये ऐसा फ्लो कर जाना चाहिए क्योंकि इसका नॉट यूजफुल ये हायर कंसेंट्रेशन में है और यहाँ पे नॉट यूजफुल बहुत लोअर कंसेंट्रेशन में है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे गंदे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करता है, और भी जो गंदा मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अपने अंदर क्या करता है, बुलाता है, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. इसलिए जो गंदे कचरे जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन ये यहाँ पे जो हमारा वैक्यूल है वहाँ पे हायर होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म. In amoeba, the contractile vacuole is an important for secretion. Similarly, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी कि अमीबा में जो contractile vacuole होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सिक्रीशन के लिए. In many cells, as in protists, food vacuole are formed by engulfing the food particles. So
तो बहुत सारे सेल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल उसके आउटर सरफेस में बहुत सारा खाना है, तो ये क्या करता है, ये जो सेल है उसके अंदर ऐसे एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन करता है, उसको अगेन इनसाइड लेता है और एक क्या कर देता है, फूड बना। दिस इज अगेन अ वैक्यूल जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फूड भरे हुए हैं जो हमारे सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका नाम हमने क्या रख दिया, फूड वैक्यूल रख दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वैक्यूल है क्या। उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वो मोर देन 90% ऑफ द वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई किया होता है। उसके अंदर जो नॉट यूजफुल फॉर द सेल भी प्रेजेंट होता है, ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और यूजफुल पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। तो यूजफुल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उनको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। बहुत जो सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं एज एन अमीबा, जो आपको कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा, तो सिक्रीशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वैक्यूल्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिल गए। Now coming to next form, this is mitochondria. ठीक है, so mitochondria, जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है mitochondrion, unless specifically stained are not easily visible under the microscope। यानी कि कलरलेस होता है, जब तक हम इसको स्टेन नहीं करेंगे हम इससे स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, the number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of a cell। हम लोग को पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए ऐसे सेल जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड जिनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम होंगे। एंड दैट इज वाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं हर डिफरेंट सेल्स के अंदर। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो, शेप साइज नंबर सब में डिफरेंट होता है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप, कुछ ऐसे शेप का होता है ये, सॉसेज शेप का। सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायामीटर, अगेन आपको ये याद होना चाहिए 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कहीं ना कहीं 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और लेंथ में कितना होता है, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू हैव टू लर्न ऑल दिस। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ऐसे पेपर का लेवल इस बार तो इंक्रीज होगा मेरे अकॉर्डिंगली, तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें याद रख लो, क्या पता आ जाए क्वेश्चन एंड आप बाकी बच्चों से आगे होंगे। ठीक है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, जैसे कि यहाँ पे देख रहा, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा, तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको सॉसेज शेप दिख रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है। इसको क्रिस्टे बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। गोल्गी में सिस्टर्ने होता है, ये क्रिस्टे होता है। दोनों की स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं कि डिवाइडिंग द ल्यूमन डिस्टिंक्ट इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो ऑर्गेनल्स जिनके पास सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस में किया था। सिमिलरली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर रहा है, वो 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। इसके कंपार्टमेंट का भी नाम हम कुछ देखते, दैट इज यहाँ पे कुछ नाम नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, बट उन्होंने कहा है आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। अगेन उसका नाम दे दिया, वहां पे क्या था, ल्यूमिनल और एक्सोल्यूमिनल नाम था गोल्गी बॉडीज का, यहाँ पे नाम है मैट्रिक्स के टर्म में। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टे, सिंगुलर क्रिस्टा, टुवर्ड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। The cristae increases the surface area. The two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. जैसे कि मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो अंदर फॉर्म है उसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है और जो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली 2 डिफरेंट एंजाइम्स अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस ऑफ अ सेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन भर भर के होता है, और इसी की वजह से इसका नाम क्या दे दिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस अ सिंगुलर सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम, जैसे कि हमने पढ़ा था 70S। 70S कैसे कैसे बना है, 30S एंड 50S के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है,
and the component required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. Important चीज है कि mitochondria fission से divide होता है. Not only that, mitochondria एक different बोलते हैं एक different symbiotic prokaryotic organism था जो यूकैरियोट्स के अंदर आ गया था. इसी की वजह से हमें उनके अंदर एक सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, राइबोसोम्स और बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस कंपार्टमेंट देखने को मिलता था कि वो सेल सर्वाइव हो सके. ठीक है, समझ में आ गया. क्रिस्टे क्या होता है, सिस्टर्ने क्या होता है, उनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. वहाँ पे भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ था, यहाँ पे भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया था. वहाँ पे इनर को ल्यूमिनल बोला था, यहाँ पे इनर को मैट्रिक्स का नाम दे दिया है. तो आई होप ये पूरा जो डिफरेंस है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टिड पे, जो एक्सक्लूसिवली हमें प्लांट सेल्स और कुछ यूग्लिनॉइड्स में देखने को मिलता है. नॉट फाउंड इन एनिमल्स, पढ़ते डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है कुछ कुछ यूकैरियोट्स के अंदर. ठीक है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स. सारे प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और कुछ कुछ यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी पाए जाते हैं. दे आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज. कहीं ना कहीं इसको स्टेनिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, इजिली हमें दिख जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लास्टिड्स होते हैं. जैसे कि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत अच्छे अच्छे कहीं ना कहीं पाए जाते हैं. सिमिलरली प्लास्टिड्स का भी जो इंक्रीज है, जो अमाउंट है, जो साइज है, बहुत ही बड़ा है. दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, कुछ कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम प्लास्टिड्स है. थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू अ प्लांट, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिड. Based on the type of pigment, plastids can be classified on chloroplast, chromoplast and leucoplast. मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इनका जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पे हुआ था, टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे हुआ था. किस किस टर्म में, 3 टर्म में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना. उसका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, वो याद रखना है. और बेसिस के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है किस 3 में डिवाइडेड था. The chloroplast contain chlorophyll, इसलिए उनका नाम क्लोरोप्लास्ट रखा. And carotenoid pigment which are responsible for trapping the light energy essential for the photosynthesis. ये कैसे ट्रैप करता है, कैसे लाइट एनर्जी ट्रैपिंग हमारे एनर्जी कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर बॉटनी में ही पढ़ेंगे इन द फर्दर चैप्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि जो क्लोरोफिल है, बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है कि उनको लगता है क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा, बट ये भी याद रखना उसके अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते और ऑप्शंस में आते तो कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन टिक मार्क करके आ जाता है. द क्रोमोप्लास्ट, इन द क्रोमोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमने ये वाला पढ़ लिया. अभी हम पढ़े क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या जाता है, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड. इंपॉर्टेंट याद रखना कि कैरोटिनॉइड क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है. क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि कैरोटिनॉइड फैट सोल्यूबल होता है या इनसोल्यूबल होता है, याद रखना. पिगमेंट होता है कलेक्शन किसी से कैरोटीन, ज़ेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट. दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज या रेड कलर. तो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, कैरोटिनॉइड जैसे कि कैरोटीन जो येलो कलर, ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है, ज़ेंथोफिल जो येलो कलर इम्पार्ट करता है, कुछ और भी कलर प्रेजेंट होते हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलता है. तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड. ये थोड़े कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जिनका शेप एंड साइज बहुत ही डिफर करता है. जैसे कि अभी देखो ल्यूकोप्लास्ट के है ना सब डिविजन है, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट. ये तीनों याद रखना है हमें, बहुत ही अमेजिंग चीज है. अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करता है. तो नाम ही सजेस्ट करता है. अमाइलेस पता है जो कहीं ना कहीं किसको ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट को प्लेस करता है, ब्रेक करता है. तो अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, जैसे कि पोटैटोस के अंदर. इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट. यहाँ पे देखो ना, ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसको अगर आपने उल्टा पढ़ा ना तो OIL, कहीं ना कहीं मैंने ऐसे याद किया. तो इलायोप्लास्ट कहीं ना कहीं ऑयल एंड फैट्स को क्या करता है, स्टोर करता है. एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है,
कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। आपने पढ़ा होगा यंगर क्लासेस में कि सीड है उसके अंदर एल्यूरोन लेयर होता है, तो कहीं भी वर्ड आपका एल्यूरो दिखेगा इसका मतलब वो रिलेटेड होगा प्रोटीन से। तो साइंटिफिक टर्म है, हर एक टर्म को एक नए वर्ड से जोड़ा गया है और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सली ट्रूथ होता है, इसलिए आपको कहीं भी एल्यूरो दिखेगा तो समझ लेना वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिड का बहुत ही अच्छा ओवरव्यू दिया हुआ है, कैसे दिखता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग क्या है वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, ओके तो यहाँ पे है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, थैलाकॉइड, स्ट्रोमल लेमिले। तो ये पूरा एक प्लास्टिड है। ये आउटर लेयर आपको समझ में, ये भी डबल मेम्ब्रेन है जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर मेम्ब्रेन है। ग्रेनम किसको बोलते हैं, थैलाकॉइड किसको बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमिले किसको बोलते हैं, स्ट्रोमा किसको बोलते हैं, ये सब देखेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल जो प्रेजेंट होता है तो साइटोप्लाज्म नहीं बोल के हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको दिखेगा क्लोरोप्लास्ट, उसके जो स्ट्रोमा, उसका ना जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, हमने उसको साइटोप्लाज्म नहीं, उसको हमने नाम क्या दे दिया, स्ट्रोमा नाम दे दिया। Majority of the chloroplast of the green plant are found in the mesophyll cells of the leaf. तो लीफ के जो सेल्स है बेसिकली आप देखोगे प्लांट के अंदर ज्यादा ग्रीनिश पार्ट उसका लीव ही होता है। तो लीव्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं ना, लीफ का जो सेल होता है उसको हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो बेसिकली लीव्स के मेसोफिल सेल के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट शेप एंड साइज में होता है। These are the lens-shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having the variable length. यानी कि उन्होंने बताया कि ये जो लेंस शेप होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। वो लेंस शेप भी हो सकते हैं, लेंस शेप यानी कि ऐसा कुछ, ठीक है। वो ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिस्कॉइड भी हो सकता है और इवन रिबन लाइक हो सकता है। ये जैसे आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वेरिएबल हो सकता है। ये याद करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि जो लेंथ है वो लेंथ की जो वेरिएबल लेंथ है वो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है और विड्थ क्या होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। सो दैट नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल और जैसे कि क्लमाइडोमोनास के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जिसके अंदर सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड ग्रीन एल्गा के अंदर कितना पाया जाता है 20 से लेके 40 पर सेल इन अ मेसोफिल सेल्स। तो आप देख रहे हो वो वेरिएशन का एग्जाम्पल भी दे रहा है। तो अगर कभी भी एनसीईआरटी कोई वेरिएशन का एग्जाम्पल दे, समझ लेना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट नंबर 1 बात क्या होगी, क्लमाइडोमोनास के अंदर कितना प्लास्टिड होता है, कितना क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रीन एल्गा इसके अंदर कितना होता है 20 से लेके 40 पर सेल मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। बोल रहा है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी नंबर 1 जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिमिलरली द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी नंबर 1 कि दोनों भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ऑफ द टू inner chloroplast membrane is relatively less permeable। important most important assertion reasoning पे आएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है जस्ट लाइक दिस, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल है। क्वेश्चन डाल देगा असर्शन एंड रीजनिंग में मोर परमिएबल डाल के, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये याद रखना क्लोरोप्लास्ट जल्दी किसी को अंदर आने नहीं देता है, इसलिए वो लेस परमिएबल हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके अभी देखते हैं कि द स्पेस लिमिटेड, ओके थोड़ा उसको ऊपर करते हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। हमने समझा कि जो अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो जिसमें मेन सारे ऑर्गेनल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड। सो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारे पास प्लास्टिड है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा स्टैक में ना एक ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, थैलाकॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थैलाकॉइड, जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक होता है। आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन अ स्टैक लाइक अ पाइल्स ऑफ अ कॉइल कॉल्ड एज ग्रेना, सिंगुलर ग्रेना। तो ये बहुत से थैलाकॉइड मिल जाते हैं और मिलके ऐसे स्टैक फॉर्मेशन करते हैं। इस पूरे स्टैक को क्या बोला जाता है, ग्रेना।
जिसका सिंगुलर अगर एक ग्रेना होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर को क्या बोला जाएगा, ग्रेनम, और द इंटरग्रेनल थैलाकॉइड. In addition, there are flat membranous tubule called as stromal lamellae connecting the thylakoid of different grana. तो एक को क्या बोलेंगे, ग्रेना. बहुत सारे ग्रेना के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड. दो थैलाकॉइड को जोड़ने के लिए भी एक मेम्ब्रेनियस सैक है, जिस सैक का नाम क्या दिया जाता है, स्ट्रोमल लैमेले. उसका नाम क्या है बच्चों, स्ट्रोमल लैमेले. ठीक है. द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड एनक्लोजिंग द स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमन. ये याद रखना, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाना चाहूंगी कि इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोला जाता है, ल्यूमन. इसको क्या बोला जाता है, ल्यूमन. ठीक है. द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. जो खाना पत्ते जो सेल्फ फॉर्मिंग होते हैं, कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. क्यों, उसका रीजन क्या है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करते हैं, खुद का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं. इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था. क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड. यानी कि जो थैलाकॉइड आपको देखने को मिलेगा, ये थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है. द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, जो 80s होगा. इंपॉर्टेंट चीज कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको जो दिखेगा ना, आपके साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के अंदर कितना दिखेगा, 80s. ये 80s किसका फॉर्मेशन है, 40s और 60s. मैंने आपको बताया था एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट, जो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हमें मिलने को मिलता है. ठीक है. और उसके अंदर क्या है, 70s. 70s किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और 80s किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है. ठीक है. तो आप ना देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल भी बोला जाता है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डिपेंडेंट, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है और इसके अंदर 70s भी पाया जाता है. यानी कि खुद का ये सक्षम है हर चीज करने के लिए, बट फिर भी वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यूकैरियोटिक सेल के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं राइबोसोम्स के अंदर. राइबोसोम्स जो एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, जो पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था. किसने देखा था, जॉर्ज पैलेडे ने. कभी देखा था, 1953 में देखा गया था. and they are composed of ribonucleic acid rRNA and protein and are not surrounded by any membrane. तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है कि हमारे पास जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन लेस है. सबसे पहले वो मेम्ब्रेन लेस है. दूसरे वो किस चीज से बना हुआ है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से बना हुआ है. ठीक है. The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. S यहाँ पे सेडबर्ग यूनिट है जो स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से, और वो इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है, डेंसिटी वर्सेस साइज को. ये याद रखना कि वो इनडायरेक्टली किसका मेजर है, साइज और डेंसिटी का. बोथ 70s and 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट. मैंने बता दिया था 70s का सब यूनिट 50s और 30s है, और 80 का क्या है, 60s और 40s है. ये दोनों क्या, दोनों के डिफरेंट सब यूनिट्स हैं. ठीक है. अभी नेक्स्ट टॉपिक पे साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है. अगेन जैसे कि हमारे अंदर बोन्स होता है, इनके अंदर देखते हैं कौन साइटोस्केलेटन होता है. एन इलेबोरेटिव नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो साइटोस्केलेटन है वो क्या होता है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है. प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन. इसको कलेक्टिवली हम क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन का नाम दिया जाता है. द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शन. साइटोस्केलेटन का फंक्शन भी आपको याद रखना है, पॉइंटर्स बना देते हैं, आपको याद करना पड़ेगा. जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ अ सेल. जो काम सिमिलर काम आपको याद आ रहा है तो सेल वॉल भी करता होगा. बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि किस स्पेसिफिक पूछा गया. अगर साइटोस्केलेटन पूछा है तो यस वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यस वो मोटिलिटी देता है, वो मैकेनिकल या मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है साइटोस्केलेटन. आगे चलते हुए यहाँ पे ना साइटोस्केलेटन का डायग्राम दिया है, आपको सिर्फ इसमें डायग्राम को याद करना है, बस ज्यादा कुछ ये नहीं. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही डीप चले जाते हैं, वो नीट वाले जो मेन नीट का कंटेंट होता है वो छोड़ के बाकी सब पढ़ते हैं. बट हियर इन दिस चैनल हम एनसीईआरटी को अपना मेन बोलते ना एजेंडा लेके चलेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. आपको सिर्फ समझना है एनसीईआरटी को, कुछ चीजों को लर्न करना है, एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है. अभी इसमें देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है. ये क्या है, एक साइटोस्केलेटन का क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, एंड आपको ये शो किया हो कि भाई साइटोस्केलेटन के अंदर क्या क्या पाया जाता है. तो आपको ना ये स्पेसिफाइड चीजें एरो में क्या डाल के दिया हुआ, ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो सेंट्रल शीट है.
ये जो स्पाइक दिख रहा है इसको हम रेडियल स्पोक बोलते हैं। ये जो सेंट्रल डबलेट दिख रहा है उसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो दो रिंग्स जुड़े हुए जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो इंटर डबलेट ब्रिज दिख रहा है। ये जो दो डिफरेंट बैंगल्स आपको दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हमने डबलेट का नाम देते हैं। ये क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। देख रहे हो, मतलब पूरा इसको दिया और एक को आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख रहा है। अब हम चलते सीलिया एंड फ्लैजिला के ऊपर। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, सीलिया एंड फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, हम इसके बारे में समझते हैं कि ये साइटोस्केलेटन का ही पार्ट होता है। सीलिया जिसको सिंगुलर में सीलियम बोला जाता है, फ्लैजिला जिसका सिंगुलर फॉर्म फ्लैजिलम है। ये क्या है कि हेयर लाइक ग्रोथ है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। याद रखना किसका, साइट, अगर यहाँ पे सेल बोल दे देगा गलत हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन होता है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर। और आपको पता है ना, जैसे अब नाव में आते तो ऐसा कुछ होता है जिससे आप पानी को पीछे करते हो और बोट आगे जाती है, उसको ओर बोलते हैं। सिमिलरली सीलिया का भी वही काम होता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, या तो सेल को आगे लेके जाती है, सराउंडिंग मूवमेंट जो भी बोला दोनों तो सेम ही होता है, ठीक है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। अगर मैं बोलूँ अगर ये सीलिया है, बहुत सारे छोटे छोटे हेयर है, तो फ्लैजिलम कुछ ऐसा होगा, लंबा होगा और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट के लिए होगा। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि दोनों के अंदर फ्लैजिला और सीलिया होती है, लेकिन डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर में होता है। स्ट्रक्चरली दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट देखा जाए तो, लेकिन दोनों का भी काम मूवमेंट का ही होता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम shows that they cover with the plasma membrane, क्योंकि वो ग्रोथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा तो ऑफकोर्स कवर भी किसका होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फॉर एग्जांपल ये अपने पास सेल मेम्ब्रेन है, इसका एक्सटेंशन कुछ ऐसा है, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये हमारे पास सीलिया फ्लैजिला है तो ऑफकोर्स इसका कवरिंग क्या होगा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगा। देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनियम। उसके कोर को क्या बोलते हैं, इसका जो मेन ये कोर होता है उसका नाम हमने दिया है। मैंने अगेन बोला हमारे बायो में सभी चीज को नाम देने का बहुत अच्छी परंपरा है, तो इसका नाम हम एक्सोनियम बोलते हैं, ठीक है। And possess a number of microtubule running parallel to the long axis। ये जो एक्सोनीम है, ये जो मिडल वाला जो मेन एक्सोनीम है, उसमें उसके सामने 9 डिफरेंट पेयर ऑफ डबलेट आर रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। फॉर एग्जांपल ये बीच में ये एक्सोनीम है, मैं इसको ऐसा आपका क्रॉस सेक्शन दिखा रही हूँ, ठीक है, ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखा रही हूँ। तो ये बीच वाला एक्सोनीम है, यहाँ पे डबलेट 9 ऐसे से करके 9 डबलेट आप क्या देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल देखेंगे जो ऐसा पैरेलल जा रहे हैं। 3D में आप इमेजिन कर लेना, ठीक है, ऐसा ना पैरेलल जा रहे हैं। Such arrangement of axonal microtubule, this is referred to as 9+2, यानी कि ये 9 है और ये जो ये जो अंदर का एक्सोनीम है ना, ये भी 2 रिंग से बना हुआ है, 2 डबलेट रिंग से बना हुआ है। तो यहाँ पे भी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है, तो ये 2 डबलेट रिंग से फॉर्म हुआ है। मैं बोल सकती हूँ ये 9 पेरिफेरल प्लस ये जो 2 मिडल का है, तो ऐसे वे में एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। द सेंट्रल टिब्यूल आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। जो सेंट्रल का टिब्यूल है वो कहीं ना कहीं एक ब्रिज से कनेक्टेड है, एंड इट इज एनक्लोज बाय द सेंट्रल शीथ। इसके आजू बाजू हमें आपको सेंट्रल शीथ भी देखने को मिलेगा, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द टिब्यूल ऑफ ईच ऑफ द पेरिफेरल डबलेट से बाय अ रेडियल स्पोक। आपको ना ये डायग्राम में रेडियल स्पोक दिखेगा, देख रहे हो कि हर डबलेट सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक की हेल्प से कनेक्टेड है। दिस इज नथिंग बट अ रेडियल स्पोक, ठीक है। देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 9 प्लस ये जो 2 रिंग से अपना एक्सोनीम बना हुआ है वो, तो 9+2 करके हमें ये फॉर्मूला मिलता है। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, जैसे कि आपने ऊपर देखा। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला एमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी। मतलब अगर ये सेंट्रियोल है तो यहाँ पे एक बॉडी प्रेजेंट होती है, बेसल बॉडी, जिससे ही हमारे पास क्या सीलिया फ्लैजिला दोनों भी एमर्ज आउट करते हैं। तो ये और ये जो 9 डबलेट है, यहाँ पे लिंकर की बात की, ये दोनों एक दूसरे से 2 है, 2 रिंग है, दोनों रिंग क्या करते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर। किससे कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिंकर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम क्या होता है, ये बेसिकली एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये हेल्प करता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए हेल्प करता है, सेल डिवीजन के लिए। Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structure called as centriole। यानी कि एक सेल है, सेल के अंदर ये सेंट्रोजोम है। इस सेंट्रोजोम के अंदर क्या होगा, ये सेंट्रोजोम को मैंने जूम किया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सिलेंड्रिकल ऐसे ट्यूब देखेंगे जिसमें कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सेंट्रोजोम। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सेंट्रोजोम।
दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। ये जो मैंने आपको ये बताया है ये एमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल ही है। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर, मतलब ये जो सेंट्रियोल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ बना के देखती हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट मी मेक इट, ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं। Both the centriole and the centrosome lie perpendicular to each other, in which they has organization called as cartwheel। जब मैंने इसको कट कर दिया तो मुझे इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन एक कार्टव्हील की तरह पे हमें दिखता है, ठीक है। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein, जैसे कि वहां पे आपने देखा था सीलम एंड फ्लैजिलम में। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, 9 इवनली जो स्प्रेड क्या होगा, फाइब्रिल्स प्रेजेंट होता है, जिस फाइब्रिल के अंदर किसका प्रोटीन होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज स्टिबलेट। अगर मैंने इसको जूम आउट किया ना, इस पर्टिकुलर 9 में से किसी एक को जूम आउट किया ना, तो मुझे पता चलेगा कि ये डिफरेंट 3 फाइब्रिल प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 3 फाइब्रिल प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका नाम हमने ट्रिपलेट दिया। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। ये दोनों जो ये एक ट्रिपलेट, ये 2 ट्रिपलेट, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से लिंक्ड होते हैं। The central part of the proximal region of centriole is also proteinaceous and is called hub। ये 9 जो ट्रिपलेट हो गया, उनके बीच में हमारे पास क्या होता है, एक हब होता है। जैसे उसमें एक्सोनीम था, यहाँ पे हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, हब दे रहे हैं। इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, हब दे रहे हैं, जो क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर, विच इज कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल रेडियल बाय अगेन अ रेडियल स्पूक। ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन जो होता है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, रेडियल स्पूक, जो अगेन प्रोटीन का बना हुआ है। द सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यही पूरा जो ये स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बेसल बॉडी फॉर्म करता है अपने सीलिया और फ्लैजिला का। मतलब इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही जो हमने पहला वाला स्ट्रक्चर पढ़ा वो पूरा इसी से अटैच होता है। एंड द स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन अ एनिमल सेल। और ये क्या करता है, यही मैंने जो सेंट्रोजोम बोला, यही कहीं ना कहीं स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन में इन द एनिमल सेल। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम न्यूक्लियस है। अगेन कौन नहीं जानता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस अगेन हमारा इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस एज अ कोर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि एन से हमने याद कर लिया था कि भाई ये न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। अर्ली इन 1831, याद करना पड़ेगा आपको ये कि 1831 में बनता है। Later, the material of the nucleus stained by basic dye was named given the chromatin। chromatin क्यों नाम दिया chromatin का नाम इसका, क्योंकि वो बेसिक डाई से स्टेन हो गया, इसलिए जो फ्लेमिंग ने किया था। फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ब्राउन ने, बट उनका क्रोमेटिन नाम देने का जो रीति रिवाज था वो किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। द इंटरफेस nucleus of the cell which is not dividing has a highly extended and elaborative nucleoprotein fibers called as chromatin। यहाँ पे इंटरफेस क्यों बोला पता है आपको, सेल साइकिल में ना पहले एम फेज होता है, ठीक है, पहले G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, देन M फेज होता है। तो ये पूरी साइकिल चलती है एक सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। ये पूरी एक क्या करती है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, कि पहले G1 फेस होता है, फिर S फेस होता है, फिर G2 फेस होता है, पहले M फेस होता है। तो यहाँ पे ना क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ना आपको इसके इनिशियल फेज में, आपको इस फेज में G2 के जस्ट बाद ना आपको एक फेज दिखेगा जहाँ पे ना क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन है वो अच्छे से टेंगल्ड नहीं हुआ है, तो उस फेज को नाम हमने क्रोमैटिन दिया। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेशल बॉडी कॉल्ड एज न्यूक्लिया है, यानी कि आपको देखा कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ये जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स है उसका हमने न्यूक्लियर प्लाज्म दिया, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे एक डार्कली स्टेन एक और आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे क्रोमेटिन तो होगा ही आपके पास डीएनए, बट यहाँ पे डार्कली स्टेन भी आपको एक ऑर्गेनल मिलेगा जिसका नाम न्यूक्लियोलस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विदिन द स्पेस इज 10 to 15 नैनोमीटर्स कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इन्होंने बोला कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो अगेन जो न्यूक्लियस है ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और इन दोनों के बीच का स्पेस कितना है पता है, 10 से लेके 10 to 15 नैनोमीटर। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म्स द बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और यही जो 10 to 15 नैनोमीटर का जो बैरियर क्रिएट होता है ना, वही जो इंटरनल जो इनसाइड दिस न्यूक्लियस जो मैट्रिक्स होता है, जो इनसाइड द न्यूक्लियस जो कंटेंट होता है वो बाहर नहीं जा पाता है, और साइटोप्लाज्म का जो अनवांटेड कंटेंट है या वांटेड कंटेंट भी है
वांटेड कंटेंट भी है वो अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने डिस्कस किया है कि आउटर मेम्ब्रेन का ही कंटिन्यूएशन कौन सा है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड ऑल्सो बेयर सम, कुछ राइबोसोम भी बेयर करते हैं, जिसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था, और जो नहीं बेयर करते उनको हमने क्या बोला था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। At the number of places, the nuclear envelope is interrupted by the minute pores. कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें बहुत सारे पोर्स देखने को मिलेंगे, माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे। डबल मेम्ब्रेन तो है लेकिन पोर्स भी पाए जाए, ताकि कुछ जो हमें वांटेड मटेरियल है, जो हम चाहते हैं कि जाए अंदर न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर जाने का एक टनल है, एक रास्ता है, विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ ऐसा बनता है, यानी कि मेम्ब्रेन क्या करता है, फ्यूज कर देता है, और ये क्या कर देता है, न्यूक्लियर पोर का निर्माण कर देता है। These nuclear pores are the passages through which the movement of RNA molecule, protein molecule take place in both the direction. Again कि हमें किस चीज को बाहर भेजना हो, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए होगा, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, देखा जाए तो नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होगा सेल के लिए, लेकिन वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लिया आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, लेकिन हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफकोर्स नेचर में एक्सेप्शंस तो हमेशा ही होते हैं। Some mature cells even lack nucleus, मैंने बोला था कि कुछ सेल्स न्यूक्लियस भी लैक करती है, जैसे कि इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वेस्कुलर पैट, ये सब हम पढ़ेंगे। सीव ट्यूब सेल्स क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड अ क्रोमैटिन, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। न्यूक्लियर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो स्प्रेड है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इन्होंने बोला कि इसका जो मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स इन कंटिन्यूएशन है, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन नहीं है, ये जस्ट न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. न्यूक्लियस का काम क्या है, वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है। Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out the protein synthesis. Of course, अगर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ऐसे कोई सेल्स है जिसको प्रोटीन की बहुत ज्यादा ही नीड है, of course उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होंगे। नेक्स्ट पे चलता है। You may recall that the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called as chromatin। मैंने बताया था कि G1, S, G2 और M, और ये पूरे को मिला के हमने क्या बोला था, इंटरफेस बोला था। यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड होता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होना होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लूजली क्रोमैटिन मटेरियल, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो वो जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस में। जैसे कि मैंने बताया कि एम फेस में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलकर क्रोमोसोम मिलेगा, जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए का। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स, यानी कि जो डीएनए से रैप्ड होता है, आपको दिखेगा तो यहाँ पे डीएनए तो होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है जो बेसिक इन नेचर होता है, जिसको हिस्टोन बोलते हैं। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए की हेल्प से भी पैकेज हुआ रहता है, ठीक है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among 46 यानी 23 pairs of chromosome। Can you imagine कि एक पर्टिकुलर डीएनए कितना मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर, और उसको कंडेंस करना वो भी इतने हाईली छोटे से सेल में, इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ आरएनए की हेल्प से हम डीएनए को रैप कर पाते हैं, ठीक है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर किसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के। Every chromosome essentially has a primary construction of the chromosome on the side, which is a disc shape called as kinetochore। जैसे कि आपको देगा कि हर इसमें ना जो जंक्शन पे आपको एक प्लेट डिस्क शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको kinetochore बोलते हैं। Based on the position of centromere, the chromosome can be classified into 4 types। कितना क्लासीफाई किया जाता है, हमने इसको किसके बेस में, 4 टाइप्स के बेसिस में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वन क्या होता है कि सेंट्रोसोम किस वे में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जिसका नाम है मिडल सेंट्रोमियर, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम।
ये काइनेटिक कोड जिससे हमारा जो सेल डिवीजन वाला प्लेट है वो कनेक्टेड होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम में मिलता है। तो बेस्ड ऑन हमारा सेंट्रोमियर कहाँ पे है, हमारा जो डीएनए है उसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मेटासेंट्रिक, जहाँ पे सेंट्रोमियर एकदम इक्वली दोनों आर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसका जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छे तरीके से, जिसका सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे एकदम सेंटर पे हुआ तो हम उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, लेकिन स्लाइटली अवे हुआ मतलब कि थोड़ा सा ऊपर हो जाता है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक, रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। In the case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one extremely long arm. जैसे कि आपने देखा होगा। और एक दूसरा क्या होता है, कंप्लीटली इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, जहाँ पे एक कंप्लीटली एक जो बहुत ही शॉर्टर आर्म हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, कंप्लीटली अ लॉन्गर आर्म। और द लास्ट वन होता है, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसके अंदर टर्मिनल सेंट्रोमियर है, यानी कि कुछ ऐसा, मतलब सेंट्रोमियर पूरा यहाँ पे आ जाता है और ये जस्ट ये हो जाता है। दिस इज नथिंग बट अ सेंट्रोमियर जो कंप्लीटली हो जाता है। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, देखिए लेट्स सी द स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर की बेसिस पे आपको मिल रहा है कि सेंट्रोमियर सेंटर पे है, तो मेटा में आपको दिखेगा, देखो एकदम ये सेंटर में है, ये स्लाइटली ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये कंप्लीटली किसमें है, पूरा क्या कंप्लीटली एक्रोसेंट्रिक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे क्रोमोसोम को आप देखोगे कि डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, शॉर्ट आर्म, जिसको बोला गया अगेन शॉर्ट आर्म, जिसको बोला गया लॉन्ग आर्म। अगेन इसका नेमिंग है डिफरेंट जो आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट समझते हैं। Sometime a few chromosomes have a non-staining secondary construction at a constant location. This gives us appearance of small fragment called as satellite fragment. अभी यहाँ पे ना आपको एक सैटेलाइट भी दिखा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम पे चीजें प्रेजेंट है, ये भी एक स्टेनिंग देता है। इसका क्या फंक्शन है आपको 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। आपको ये सिर्फ समझना भी, एक और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है जिसका नाम सैटेलाइट है, ठीक है, और वो भी एक स्टेनिंग देता है जिसको हम 12th में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट टॉपिक माइक्रोबॉडीज। ज्यादा कुछ है नहीं माइक्रोबॉडीज के बारे में, बट हाँ एक दो लाइन दिया हुआ है, हमें उसमें खत्म करना है। Many membrane-bound minute vesicles called as microbodies that contain various enzymes present in both plant and animal cells। ये याद रखना कि माइक्रोबॉडी जो होता है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। ऐसे बॉडीज को क्या बोला जाता है, माइक्रोबॉडीज। तो विद दैट हमारा ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था। मुझे ये पता है कि बहुत सारे टर्म्स आपको बहुत ही नए लगे होंगे, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन नहीं आई होगी, बिकॉज ये बहुत सारे बेसिक टर्म है। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ वर्ड से फेमिलियराइज हो जाओ। जैसे कि यहाँ पे सैटेलाइट वर्ड था, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे, उसका क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्यों क्रोमोसोम पे दिखता है, ये सारा हम 12th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मैंने फर्स्ट चैप्टर क्यों चूज किया, बिकॉज ये चैप्टर बेसिक है, आपको सभी वर्ड से फेमिलियर करवाने के लिए। अगर आपको भी पता चल गया सैटेलाइट है तो आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये सब बहुत ही ईजी लगेगा। सो कोई और भी डाउट हो इस चैप्टर के जो बेसिक टर्म्स है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा चैप्टर का। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अगेन अ न्यू एंड अमेजिंग चैप्टर जो हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।